या सेकेंडरी एपनिया है। तो इस वजह से हम कोई भी बच्चा अगर ब्रीथ ना करो 30 to 90 सेकेंड्स तक, हम उसको पॉजिटिव प्रेशर रेस्पिरेशन देना शुरू कर देते हैं ताकि उसका ब्रेन डैमेज ना हो। बिकॉज हमें तो नहीं पता है कि ये प्राइमरी अपनी या सेकेंडरी अपनी खुद ठीक होगा या हमें करना पड़ेगा। इस वजह से हमेशा उसको हम सेकेंडरी अपनी के तौर पर ट्रीट करते हैं। ठीक है, बाकी रिससिटेशन में बच्चों की जिस तरह बड़ों में ABC होता है, ABC भी है यहाँ पे। दूसरा यहाँ पे आपने उसको असेसमेंट करनी है। असेसमेंट के लिए आपके पास एपगार स्कोर यूज़ होता है। उसको हम देखते हैं अभी एपगार स्कोर में क्या क्या होता है। और राइट आफ्टर बर्थ आपने करना होता है। उसके बाद 5 मिनट पे, 10 मिनट्स में और फिर 5 मिनट्स पे आप रिपीट करके देख सकते हो कि आपकी रिससिटेशन काम कर रही है या नहीं कर रही। ठीक है। दूसरा ABC के अलावा इसमें एडिशनल जो चीज़ होती है वो होता है थर्मो, लाइक उसका हीट उसकी जो है आपने प्रिजर्व करनी होती है। ठीक है, ड्राई रखना होता है बच्चे को, थर्मो न्यूट्रल इन्वायरमेंट में रखना होता है, ना बहुत ज़्यादा सर्दी हो ना बहुत ज़्यादा ज़्यादा टेम्परेचर हो। एयरवे के लिए क्या करना है, एयरवे के लिए स्लाइटली एक्सटेंड करना है उसकी नेक को, उससे एयरवे ओपन होगी। सक्शन प्रोवाइड करनी है क्योंकि मेकोनियम वगैरह जो होता है, मेकोनियम एस्पायरेशन सिंड्रोम या मेकोनियम स्टेन लिक्विड जो होता है उसकी GIT में हो सकता है, तो उसको आपने एस्पायर करना होता है। सारी सिक्रीशंस को सक्शन के थ्रू आपने रिमूव करना है। ब्रीदिंग में क्या करना है, आपने टेक्टाइल स्टिमुलाई यूज़ करने हैं। बच्चे के पाँव वगैरह पे जो है वो थोड़ा सा टच करना है, फ्लिकिंग करनी है, उससे जो है वो रेस्पिरेशन उसकी स्टार्ट होगी। अगर उससे भी नहीं होती तो फिर वही हम उसको फिर एज एपनिया ट्रीट करेंगे। प्राइमरी हो चाहे वो सेकेंडरी हो, आपने एक ही ट्रीटमेंट उसका देना है। पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन यूज़ करनी है बैग एंड मास्क के थ्रू। सर्कुलेशन में ऐसा सच कुछ नहीं है। सर्कुलेशन में आपको चेस्ट कंप्रेशन हैं और कुछ जो है वो उसके हार्ट के लिए जो है वो मेडिसिन आप दे सकते हो, मेडिकेशन यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो सिंपल सी चीज़ है। एपगार स्कोर में आपने क्या करना होता है, एपगार स्कोर में आपके पास ये एपगार 5 ही चीज़ें हैं। वर्जीनिया एपगार एक जो ये पेडियाट्रिशियन थी मेरे ख्याल से, उसने जो है ये बनाया था। तो इसी से जो है उन्होंने बनाया हुआ है। एपगार आपका निमोनिक भी है। अपीयरेंस, ए फॉर अपीयरेंस, अपीयरेंस आपने देखनी है बच्चा ब्लू है, पिंक है या ब्लू है पूरा, या उसकी सिर्फ एक्सट्रीमिटीज ब्लू हैं जिसको आप कहोगे पेरिफेरल, लाइक साइनोसिस कह सकते हो, और एक पूरा ही जो है वो पिंक है। पूरा पिंक होना नॉर्मल है। एक्सट्रीमिटीज अगर ब्लू हैं या पूरा बच्चा ब्लू है तो ये अब नॉर्मल आएगा, 1 and 0 स्कोर आ जाएगा। पल्स रेट 100 से अबव, 100 से कम या कोई नो पल्स, ये आपके पास आएगी। ग्रेमेस रिस्पॉन्स टू स्टिमुलेशन है जी से। जब आप उसको स्टिमुलेट करते हो तो कफ करता है, स्नीज करता है, फेस पे उसके एक्सप्रेशन चेंज होते हैं, या कुछ कुछ भी नहीं होता। ये आपके पास है। एक्टिविटी मसल टोन आप चेक करोगे, अ, बिल्कुल एक्टिव होता है एक बच्चा। ठीक है, फ्लेक्शन भी कर रहा होता है, एक्सटेंशन भी कर रहा होता है, अपना हेड भी सब कुछ मूव कर रहा होता है। और एक होता है कि सिर्फ जो है वो लिम्स की मूवमेंट होगी और फ्लेक्शन होगी, तो ये आपके पास 1 स्कोर होगा। और अगर कोई भी मूवमेंट नहीं है तो 0 स्कोर है। रेस्पिरेटरी एफर्ट जो है वो बिल्कुल ठीक है, रो भी रहा है या नहीं भी रो रहा तो ठीक ही है उसकी रेस्पिरेटरी एफर्ट, तो आपके पास 2 स्कोर आएगा। स्लो रेस्पिरेशन है, इरेगुलर रेस्पिरेशन है तो 1 आएगा। और अगर बिल्कुल गैस्पिंग रेस्पिरेशन है, लाइक नहीं है कोई भी रेस्पिरेशन उसकी, तो वो 0 स्कोर आएगा। ठीक है, तो अब इसमें मसला क्या है, ये हर सब्जेक्टिव स्कोर है एक तरह से। लाइक जो भी देखेगा पेशेंट, वो डॉक्टर देखेगा जो वो अपना स्कोर निकालेगा। ये तो डिफरेंट ऑब्जर्वर्स में वेरिएशन हो सकती है आपका स्कोर की। ठीक है, करना कैसे है आपने, एट द एट 1 मिनट आपने करना है। ठीक है, 5 मिनट्स करना है और फिर हर 5 मिनट के बाद आपने इसको रिपीट करना है जब तक रेसिस्टेशन चलती रहेगी। बाकी आपको ये नहीं बताएगा कि कब आपने रेसिस्टेशन स्टार्ट करनी है, और ना आपको जो है वो रिसिसिटेशन एफर्ट आपकी हेल्पफुल हो रही हैं या उस पर बच्चा रिस्पॉन्स कर रहा है, ये आपको बताएगा। और लॉन्ग टर्म के बारे में भी नहीं बताएगा कि बाद में इसको क्या कॉम्प्लिकेशंस डेवलप हुई हुई हैं। आपको अंदाज़ा हो सकता है, लेकिन इसके साथ ज़रूरी नहीं है कि एपगार स्कोर अगर कम था बच्चे का एट द टाइम ऑफ बर्थ तो बाद में उसको प्रॉब्लम्स हों। लेकिन कुछ एसोसिएशंस हैं कि अगर एपगार स्कोर जो है वो लो था तो न्यूरोलॉजिकल डिफेक्ट्स हो सकते हैं। इस तरह की चीज़ें जो है वो बाद में बच्चे में जो है वो डेवलप हो सकती हैं, क्योंकि एपगार स्कोर अगर कम है इसका मतलब बच्चे का एट द टाइम कोई
हाइपोक्सिया वगैरह या एस्फिक्सिया होने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट जो है वो बेसिकली जो एसोसिएटेड है वो हाइपोक्सिया और इसके साथ है, हाइपोक्सिक इस्केमिक एन्सेफलोपैथी या एस्फिक्सिया के साथ है, जो हम आगे पढ़ेंगे तो उसका आपको पता लग सकता है। ठीक है। उसके अलावा आपने करना क्या क्या है, डिसीजंस हैं आपके पास, एक्शंस एंड डिसीजंस हैं। रेस्पायरेशन, रेस्पायरेटरी एफर्ट में आपने बेसिकली कुछ खास नहीं है। इफ़ देयर इज़ नो ब्रीदिंग आपने पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन देनी है, वो बैग एंड मास्क से भी हो सकती है। इनिशियल ब्रीदिंग आप खुद भी उसकी कर सकते हो। ठीक है। इसके अलावा पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन विद ईटीटी आप कर सकते हो, वेंटिलेटर बेसिकली है। ठीक है। 15 टू 30 मिनट्स तक आपने ये पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन देनी है। हार्ट रेट उसका चेक करना है 100 से अबव और 100 से बिलो, यही पढ़ा ना हमने, तो वो उसके लिए आप जो है वो चेस्ट मूवमेंट्स अगर उसकी एडिक्वेट नहीं है, हार्ट रेट नहीं है सही, तो आप उसको चेस्ट कंप्रेशन दे सकते हो, 100% ऑक्सीजन दे रहे हो साथ आप। और बच्चों में कंप्रेशन देने का तरीका थोड़ा डिफरेंट है एज कम्पेयर टू एडल्ट्स, तो वो आपने थोड़ा सा देख लेना है। टू थम इंसर्कलिंग द चेस्ट और फिर थम से आपने जो है वो देनी होती है, थोड़ा हल्का हाथ रखना है। ड्रग्स जो है वो आप ऑब्वियसली जो है क्या दोगे, एपिनेफ्रिन दोगे, वही डोपामीन दे सकते हो। ठीक है। एक्सपेंडर्स दे सकते हो, और एसिड डोसेज वगैरह के लिए सोडियम बाइकार्बोनेट, वही फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस जो होता है वही सारा करना है आप। कलर आपने देखना है, कलर अब इससे हमने क्या देखा, पूरा का पूरा पिंक है तो ठीक है सब कुछ ठीक है। अगर सिर्फ एक्सट्रीमिटीज ब्लू हैं और बाकी पिंक है तो इसका मतलब है पेरिफेरल साइनोसिस है, तो आपने इसमें फिर एबीसी ही ठीक करनी है। और दूसरा चीज़ हो सकती है कि जो टेम्परेचर है रूम का वो कम है, अगर टेम्परेचर रूम का कम है तो उसकी वजह से भी पेरी फ्री जो है वो पहले ब्लू होना शुरू हो जाएगी, बाद में जो है वो ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपने देखनी है, सही हो जाएगा। फिर एट द टाइम ऑफ बर्थ क्या क्या करना होता है, विद इन 1 आवर जो है वो ब्रेस्ट फीडिंग करवानी है। अ, उसके बाद ऑन डिमांड आपने जो है वो ब्रेस्ट फीडिंग करवानी होती है। ऑन डिमांड, डिमांड का मतलब है कि बच्चा जब रोएगा या जब उसको अर्ज होगी तभी आपने देनी है, सही है। वो आपके पास लाइक हर 2 से 3-4 घंटे के बाद करना पड़ सकता है। विटामिन के लगेगा एट टाइम ऑफ बर्थ। ठीक है। हेमोरेजिक डिजीज ऑफ न्यूबॉर्न है, उससे प्रिवेंशन के लिए होता है। उसमें बेसिकली क्या होता है, विटामिन के डेफिशिएंसी से फैक्टर 2, 7, 9, 10 जो है प्रोटीन सी, प्रोटीन एस, ये जो है एक्टिवेट नहीं होते, कम हो जाते हैं ब्रेस्ट मिल्क में, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग में जो होते हैं वो विटामिन के वैसे कम होता है, तो इसका आपने जो है IM इंजेक्शन देना होता है। इसके अलावा हेपेटाइटिस बी वैक्सीन देनी होती है, वो हर बच्चे को देनी है आपने। और अगर मदर पॉजिटिव थी हेपेटाइटिस बी के लिए एक्यूट या क्रोनिक, तो फिर साथ आपने हेपेटाइटिस बी इम्यूनोग्लोबुलिन भी देने हैं, अदरवाइज सिर्फ हेपेटाइटिस बी वैक्सीन देनी। बाकी RH पॉजिटिव और नेगेटिव का आपको पता है, वो मदर को लगेगा एंटीटी अगर बच्चा पॉजिटिव है और मदर नेगेटिव है, RH। उसके अलावा हैंड वॉशिंग करनी है बच्चे को, ठीक है। टेम्परेचर वगैरह ठीक रखना है उसका, बहुत ज़्यादा कपड़े नहीं उसको पहनाने, जितनों में कंफर्टेबल है वो उतनी रखने हैं आपने। और नहलाना उसको जो है वो 6 आवर्स के बाद है, ठीक है। 6 आवर्स के बाद। तो पहले जो ये था कि लेबर रूम में ही जो है वो नहलाया जाता था वार्ड में फॉरन या आफ्टर बर्थ, वो अब नहीं किया जाता, उससे न्यूनेटल हाइपोथर्मिया के चांसेस काफ़ी इंक्रीज हो जाते हैं। न्यूनेटल हाइपोथर्मिया के चांसेस काफ़ी इंक्रीज हो जाते हैं, तो वो आपने नहीं करना। रिकॉर्डिंग अवेलेबल नहीं होगी, आप यहाँ पे बैठ के सुनो इसको। और अच्छा, इसके बाद आपके पास ये वैसे ही बैकग्राउंड था एक। अब जो है वो प्रॉपर हम स्टार्ट करेंगे टॉपिक, बर्थ एस्फिक्सिया। ठीक है। बर्थ एस्फिक्सिया में क्या होगा, बच्चा जो 30 से 90 सेकेंड्स तक उसने इंस्पायर करना था और रोना स्टार्ट कर देना था, वो नहीं होगा, लेट क्राई होगी। हिस्ट्री में क्या होगा, बच्चे ने, या आप पूछोगे भी कि बच्चे ने फौरन रोना शुरू कर दिया था पैदा होने के बाद, तो उसकी मदर बताएगी कि नहीं, ये इसने देर से रोना शुरू किया था, तो उसका मतलब बर्थ एस्फिक्सिया है वो। तो बर्थ एस्फिक्सिया से होगा क्या, हाइपोक्सिया होगा। हाइपोक्सिया की वजह से क्या होगा, जो ब्रेन को ब्लड फ्लो है बेसिकली वो खराब हो जाएगा, ठीक है। डेवलपिंग ब्रेन जो है उसको डैमेज हो जाएगा। रिस्क फैक्टर्स क्या हो सकते हैं,
मदर से रिलेटेड हो सकते हैं, फीटस से रिलेटेड हो सकते हैं, प्लेसेंटा से रिलेटेड हो सकते हैं। मदर से रिलेटेड क्या होंगे? कोई भी इंफेक्शन, कोई क्रोनिक डिजीज, ठीक है, हाइपरटेंशन, या ये जो इक्लेम्पसिया प्री इक्लेम्पसिया होता है वो, ठीक है, डायबिटीज मिलाइटिस, इन्फेक्शन हो गए हैं, पेल्विक एबनॉर्मेलिटी है, सीपीडी है, ठीक है, बस ट्रॉमा वगैरह होगा। जितनी ज़्यादा ट्रॉमा की चांसेस, बच्चा लार्ज फॉर जेस्टेशनल एज होगा तो उसका बर्थ एस्फिक्सिया होने के चांसेस ज़्यादा हैं, ठीक है। तो प्लेसेंटा में क्या है, प्लेसेंटा से प्रॉपरली जो है वो ब्लड उसको नहीं मिला, प्लेसेंटल इनसफिशिएंसी थी, प्लेसेंटा का सरफेस एरिया कम था, प्लेसेंटल सेपरेशन जल्दी हो गई थी, एब्रप्शन हो गई थी। ये वाले सारे कॉजेज प्लेसेंटा के हो सकते हैं। फीटल कॉजेज क्या हो सकते हैं? यहाँ पे भी फीटल इन्फेक्शन हैं, वही टॉर्च जो होते हैं उसमें हो सकता है ये। फीटस के जो कार्डियक एंड पल्मोनरी सिस्टम हैं वो सही तरह डेवलप नहीं हुए, कॉर्ड प्रोलैप्स हो गया। दीज आर सम कॉजेज, ये आपको रिस्पेक्ट कॉजेज नहीं, रिस्पेक्ट ये आपको करने पड़ेंगे। पैथोफिजियोलॉजी क्या होगी? ऑक्सीजन नहीं मिल रही, ठीक है, तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो जाएगा, ग्लूकोज कम हो जाएगा ब्लड में, ब्लड प्रेशर ड्रॉप होना शुरू हो जाएगा। और सबसे जो इसका ज़्यादा फीचर इसके डेवलप होंगे वो अल्ट्रेशन इन सेरिब्रल ब्लड फ्लो से होंगे, सेरिब्रल ब्लड फ्लो कम हो जाएगा। तो चेंजेस क्या आएंगी इसकी वजह से? ब्रेन में, ब्रेन के अंदर आपके पास सेरिब्रल इंजरी हो जाएगी, जो सेरिब्रम है, सेरिब्रल कॉर्टेक्स है, उसमें इंजरी हो जाएगी, पेरी वेंट्रिकुलर ल्यूकोमलेशिया हो जाएगा, और कॉर्टिकल नेक्रोसिस हो जाएगा, ठीक है, और इस्केमिक इंजरी हो जाएगी। ये सब कुछ चीज़ें हैं ये पैथोफिजियोलॉजी में। ब्रेन को डैमेज हो रहा है बेसिकली, आप इतना भी याद रखो तो काफ़ी है। डायग्नोसिस कैसे होगा? डायग्नोसिस ऑन द बेसिस ऑफ क्लिनिकल जो सीन होगा उसी की बेसिस पे जो है वो आपका डायग्नोसिस होगा। जो डिलीवरी के टाइम पे जो है वो क्या हो रहा होगा? डिलेड फीटल क्राई होगी, ठीक है। अगर इनमें से कोई रिस्क फैक्टर्स प्रेजेंट थे तो एट द टाइम ऑफ बर्थ पीडियाट्रिशियन ऑलरेडी जो है वो, या न्यूनेटोलॉजिस्ट जो होगा वो ऑलरेडी प्रेजेंट होगा लेबर रूम में। तो ये सेटिंग होगी। बर्थ के टाइम पे उसका एप्गार स्कोर जो है वो लो होगा, सही है। इमीडिएट रिससिटेशन उसको रिक्वायर्ड होगी, इसीलिए पीडियाट्रिशियन को हमने ऑलरेडी बुलाया है। और बाकी लो एप्गार स्कोर की एस्फिक्सिया के अलावा भी कुछ कॉजेज हैं, वो क्या हैं? मदर को अगर जो है एनेस्थीसिया दिया है, या एनाल्जेसिया दिया है, या मदर को ट्रॉमा हुआ है, ठीक है, या मदर को कोई न्यूरो मस्कुलर डिजीज है, या इन्फेक्शन है कोई सीएनएस का, तो ये भी जो है वो कुछ कॉजेज हो सकती हैं एप्गार स्कोर लो होने की। सिर्फ एस्फिक्सिया में ही लो नहीं होता, ये आपको पता नहीं चाहिए। कॉम्प्लिकेशन क्या होंगी एस्फिक्सिया की? हर ऑर्गन में प्रॉब्लम होगी, ठीक है। सीएनएस में तो पता लग गया आपको, हाइपोक्सिक इस्कीमिक एन्केफेलोपैथी होगी, बाद में जो है वो सेरेब्रल पाल्सी वगैरह के रिस्क भी इनके इंक्रीज होते हैं, ठीक है। सेरेब्रल एडीमा, हाइपरटोनिया, सीजर्स, इनके रिस्क इंक्रीज होंगे। किडनी में एटीएन, रेस्पिरेटरी में एआरडीएस, सीवीएस में मायोकार्डियल इंफार्क्शन, ट्राइकस्पिड एट्रीजिया एंड हेपेटिक एक्यूट लिवर फेलियर, रेज एलएफटीज, ठीक है, फैट नेक्रोसिस, एड्रीनल इनसफिशिएंसी। तो हर ऑर्गन को ऑलमोस्ट जो है वो इफेक्ट करेगा उसमें। जब उसको न्यूट्रिशन एंड ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो जो भी प्रॉब्लम हो सकता है वो होगा उसमें, सही है। तो ये आपने करना है अच्छे से। एप का स्कोर जो है वो इसको आपको पता होना चाहिए कैसे होता है, क्या होता है। हम लोग पेरीनेटल एस्फिक्सिया, बर्थ एस्फिक्सिया पढ़ रहे हैं। मैनेजमेंट क्या होती है? मैनेजमेंट में आपने इसमें बेसिकली तो प्रिवेंशन है, रिस्क फैक्टर्स जो है उनको आपने कम से कम रखना है, न्यूनेटोलॉजिस्ट को एट बर्थ प्रेजेंट रखना है, आपने रिससिटेशन अर्ली स्टार्ट करवानी है। ये इससे जो है वो इनकेफ्लोपैथी ना हो, ये आपके पास बेहतरीन प्रिवेंशन है। सिर्फ जनरल अगर हो जाता है, फिर जनरल सपोर्ट क्या आपने नर्सिंग करनी है थर्मोन्यूट्रल इन्वायरमेंट में, वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं कि बच्चे को ट्राई करना है, ये रिससिटेशन का पार्ट ही समझ लो आप, ठीक है। वाइटल साइंस रिकॉर्ड करने हैं, इनटेक आउटपुट रिकॉर्ड करना है, नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब डालनी है, स्टमक को एस्पायरेट करना है, ब्लड एबीजीज करने हैं, पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन प्रोवाइड करनी है,
फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट्स मेंटेन करना है, ये हम रिससिटेशन के अंडर पढ़ चुके हैं, वही चीज़ें। स्पेसिफिक क्या होंगे, अगर सीजर्स हो रहे हैं तो उसके लिए आपने फिनोबार्बिटॉन देनी है, ये थोड़ा डिफरेंट है। आप थोड़े बड़े बच्चों में जो है वो डायज़ेपाम देते हैं, तो इसमें जो है वो आप फिनोबार्बिटॉन दे रहे हैं। कार्डियोवास्कुलर के लिए आपने वही डोपामीन देना है, एपिनेफ्रिन देना है। कार्डियक फेलियर को डाइजॉक्सिन देना है, एनोट्रोपिक एजेंट्स देने। रीनल फेलियर के लिए इनटेक और आउटपुट मॉनिटर कर रहे हैं रीनल फेलियर के लिए, तो एज एक्यूट रीनल फेलियर आपने उसको ट्रीट करना है। पल्मोनरी क्या हो रहा है, आपको ARDS हो रहा था तो उसको एपनिया हो रहा है तो उसको इंटरमिटेंट पॉजिटिव प्रेशर एस्पिरेशन वेंटिलेशन आपने देनी है। एंड मेकोनियम एस्पिरेशन है तो आपने उसमें सक्शनिंग करनी है। ये भी वही जो हमने एयरवे एंड ब्रीदिंग में पढ़ा था वही है। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल में नेक्रोटाइजिंग एंटेरोकोलाइटिस को आपने एंटीबायोटिक्स दे के उसके अगेंस्ट जब प्रोटेक्ट करना है बच्चे को, ठीक है। और अवॉइडिंग एंट्रल फीड्स, TPN देनी है आपने, एंट्रल फीड्स जो है वो अवॉइड करनी है। मेटाबॉलिक करेक्शन करनी है, हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपोकैल्सीमिया, हाइपोमैग्नीसीमिया की। न्यूरोप्रोटेक्टिव एजेंट्स देने हैं, उसमें क्या होता है, थेराप्यूटिक हाइपोथर्मिया, या आपने मूवीज वगैरह में देखा। थेराप्यूटिक हाइपोथर्मिया में क्या होता है, जो ब्रेन का मेटाबॉलिज्म है ना उसको आपने कम कर देना है, ठीक है। जितना कम उसका मेटाबॉलिज्म होगा, हेड कूलिंग कर देनी है आपने, आइस पैक्स कर देने हैं, या टेम्परेचर कम कर देना है रूम का, तो उसकी वजह से उसकी रिक्वायरमेंट कम हो जाएगी, डैमेज होने के चांसेस कम हो जाएंगे। फार्माकोथेरेपी में आप मैग्नीशियम यूज कर सकते हो, एंटीऑक्सीडेंट एंजाइम्स हैं कैटालेज वगैरह, और NMDA रिसेप्टर एंटागोनिस्ट हैं। ये हाई लेवल कुछ हैं, ये होते तो नहीं है, बस आपने लिखने के हद तक ही है, तो ये आपने कर लेना है। ये ट्रीटमेंट है हाइपोक्सिक इस्कीमिक इंकेफेलोपैथी का भी, जो किसकी वजह से हो रही है, बर्थ एस्फिक्सिया की वजह से हो रही है, तो दोनों का ऑलमोस्ट सेम ही ट्रीटमेंट है, तो ये आपने करना है। Next is respiratory distress syndrome of newborn. बेसिकली जो 31 वीक्स 32 वीक्स इससे पहले जो बच्चे होते हैं ना, प्री टर्म होते हैं, उसमें जो है वो चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं इसके, बिकॉज टाइप 2 हीमोसाइट्स जो होते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं सरफेक्टेंट, तो उस टाइम तक उनकी मैच्योरेशन नहीं हुई होती, सरफेक्टेंट नहीं होता, जिसकी वजह से कोलैप्स हो जाते हैं एल्वेलाई और रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम हो जाता है, ठीक है। तो वो तो एक कॉज है प्री टर्म बेबीज में, लेकिन रिस्पायरेटरी डिस्ट्रेस की अदर कॉजेज को भी आपने जो है वो जहन में रखना है, उनको भी रूल आउट आपने करना है, ठीक है। मेकोनियम एस्पायरेशन सिंड्रोम है, ठीक है। ट्रांजिएंट टेकिपनी ऑफ न्यू बॉर्न है, बाकी कार्डियक एब्नॉर्मलिटीज कोई भी हो सकती हैं, और वो भी हो सकती हैं लाइक हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपोथर्मिया, ये वाली चीज़ें भी हो सकती हैं। कार्डियक भी हो सकती है, मेटाबॉलिक चीज़ें भी हो सकती हैं जिनकी वजह से रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस होता है, तो ये भी आपने रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस अगर बच्चे को हो रहा है तो ये भी आपने माइंड में रखना है, ठीक है। बाकी आपको पता है रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम की प्रिवेंशन जो है वो मेन होती है, आपने उससे पहले, डिलीवरी से पहले या सी सेक्शन से पहले जो है वो क्या करना होता है, बीटामेथासोन या डेक्सामेथासोन जो है वो देते हैं 2 डोजेज में। बीटा होती है शायद, डेक्सा की एक ही डोज होती है, तो वो आपने लंग मैच्योरेशन के लिए देते हैं, वो लंग्स मैच्योर हो जाते हैं फिर आप डिलीवर करा लेते हैं। इन्वेस्टिगेशंस पे आपको कैसे पता लगेगा, चेस्ट एक्सरे पे आपके पास ग्राउंड ग्लास अपीयरेंस होगी, बाकी कोई भी फाइंडिंग, एटिलेक्टेसिस हो सकता है, कोलैप्स हो सकते हैं एल्वेओलाई का, ठीक है। एम्फीसीमा हो सकता है, कार्डियोमेगाली हो सकती है। सेप्टिक स्क्रीन आपने करवानी है, CBC, यूरिन एंड CSF कल्चर, ये बिकॉज न्यूनेटल सेप्सिस को बेसिकली आपने रूल आउट करना है, ठीक है। AVGs करवानी है, उसमें हाइपोक्सिया होगा और एसिडोसिस होगा। पल्स ऑक्सीमेट्री जो है वो आप 24 आवर जो मॉनिटरिंग अगर आपने करनी है ऑक्सीजन सेचुरेशन की, तो उसके लिए पल्स ऑक्सीमेट्री यूज हो गया। ABGs तो आप या सुबह शाम करा लोगे, और ज़्यादा नहीं करा सकते। हाइपर ऑक्सिया टेस्ट हम ऑलरेडी पहले देख चुके हैं CVS में, ये डिफ्रेंशिएट करता है कि कॉज ऑफ रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस या कॉज ऑफ हाइपोक्सिया इज रेस्पिरेटरी और कार्डियक। तो अगर इसमें आप ऑक्सीजन देते हो बेसिकली, ठीक है, अगर वो ठीक हो जाए ऑक्सीजन देने की वजह से उसका रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस,
तो ये रेस्पिरेटरी कॉज है, और अगर ठीक ना हो तो कार्डियक कॉज है। ब्लड शुगर करवाना है, कैल्शियम लेवल्स करवाना है, बिकॉज हाइपोग्लाइसीमिया की वजह से, हाइपरकैल्सीमिया, हाइपोकैल्सीमिया की वजह से भी ये सिम्टम्स हो सकते हैं। ईसीजी करवाना है आपने, वही कार्डियक कॉज को रूल आउट करना है आपने बेसिकली रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस के। मैनेजमेंट क्या है? जो जनरल मैनेजमेंट है ना इनमें, वो बड़ी इजी है। इन सारी डिजीज में जनरल मैनेजमेंट वही है, आपने टेम्परेचर कंट्रोल करना है, आपने एयरवे, ब्रीथिंग, सर्कुलेशन के जो पॉइंट्स बताए हैं वो सारे होंगे। मॉनिटरिंग करनी है आपने वाइटल्स की, इनटेक आउटपुट आपने देखना है कि रीनल फेलियर में तो नहीं जा रहा। रीनल फेलियर शॉक वाली तरफ जाएगा तो रीनल फेलियर में जा रहा होगा, ठीक है। एबीजीज डी रेंज है तो आप ऑक्सीजन दे दो। और ये आपको वैसे क्वेश्चन से भी पता लग जाएगा, लेकिन अगर क्वेश्चन से ना भी पता हो तो एआरडीएस में आपको पता ही है हाइपोक्सीमिया हो रहा था तो आपने ऑक्सीजन देनी है बच्चे को। मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो रहा है तो आपने बाइकार्बोनेट देना है। और या अगर आपको जनरल एबीसी याद है तो उसमें भी यही है, उसमें भी आपने यही करना होता है। स्पेसिफिक मेजर क्या है? ह्यूमिडिफाइड ऑक्सीजन बिटवीन, आपने उसकी सेचुरेशन 91 टू 95% रखनी है, ठीक है, या 50 टू 70 mmHg, ये आपने उसकी सेचुरेशन रखनी है। अगर बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन देंगे उसको तो हाइपर ऑक्सीया जो है वो भी डैमेजिंग है टू द लंग्स। कंटिन्यूस पॉजिटिव एयरवे प्रेशर रेस्पिरेशन दे सकते हो आप। इंटरमीडिएट पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन दे सकते हो। ये डिफरेंट मोड्स हैं वेंटिलेटर के। इतना आपको इसकी डिटेल की ज़रूरत तो नहीं है, पर वेंटिलेटर को आप दो तरह से कर सकते हो। उसमें आप या तो प्रेशर को कंट्रोल कर सकते हो, या आप वॉल्यूम को कंट्रोल कर सकते हो, या आप दोनों को कंट्रोल कर सकते हो एक साथ, या आप ऑटो पे डाल दो उसको, वो खुद ही दोनों चीज़ों को कंट्रोल करेगा, ठीक है। तो बेसिकली उससे फिर बन जाता है कॉन्टिन्यूस पॉजिटिव एयर पे प्रेशर पे, वो हमेशा प्रेशर जो है उसको पॉजिटिव रखेगा, ठीक है। इंस्पायरेशन में भी पॉजिटिव प्रेशर दे रहा होगा, एक्सपायरेशन में भी पॉजिटिव प्रेशर दे रहा होगा। उसमें मसला फिर क्या होगा? हाई प्रेशर की वजह से लंग्स को जो है वो डैमेज होता है, नीमोथोरक्स वगैरह इनकी चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है। इंटरमीडिएट पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन में क्या होता है? कभी पॉजिटिव प्रेशर आ रहा होता है, कभी नॉर्मल प्रेशर होता है, फिर पॉजिटिव आ रहा होता है, इस तरह होता है। और एक बाई पैप होता है इसमें, उसमें उसमें दोनों इंस्पायरेशन का प्रेशर अलग होता है, एक्सपायरेशन का प्रेशर अलग होता है, जो वेंटिलेटर प्रोवाइड कर रहा है लंग्स को इन्फ्लेट करने के। खैर, सर्फेक्टेंट रिप्लेसमेंट थेरेपी है इसमें स्पेसिफिक सबसे ज़्यादा चीज़ है, ये सर्फेक्टेंट रिप्लेसमेंट थेरेपी। इसमें आप जो है वो कैथेटर के थ्रू 100 mg/kg के लिहाज से जो है वो, कैथेटर कह रहा हूँ, एंडोट्रैकियल ट्यूब के थ्रू जो है वो आपने 6 टू 12 आवर्स में 2-3 दफ़ा जो है ये आपने रिपीट करना है। फिर आपने जो ऑक्सीजन दे के उसकी सेचुरेशन वगैरह चेक करनी है, उससे आपको अंदाजा हो जाएगा काम कर रहे हैं। बाकी कुछ हैं, एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल मेम्ब्रेन ऑक्सीजनेशन है, इनहेल्ड नाइट्रिक ऑक्साइड है, ठीक है, ये दी जा सकती है। बाकी सेप्सिस, और इसको आपने डिफरेंशिएट करना है ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकस जो होते हैं, जीबीएस, उस वो जो है उसको डिफरेंशिएट करना फ्रॉम आरडीएस थोड़ा मुश्किल होता था। इसमें प्रोफिलैक्टिक एंटीबायोटिक स्टार्ट करवानी है आपने अगेंस्ट ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकस, विच इज पेनिसिलिन या एम्पिसिलिन विद एन अमाइनोग्लाइकोसाइड, ठीक है। पेनिसिलिन एंड अमाइनोग्लाइकोसाइड दोनों करना है, दोनों देने हैं, ये आपको पता लग जाएगा। तो कॉम्प्लिकेशन क्या डेवलप होंगी आरडीएस की? पेटेंट डक्टस आर्टियोसिस, और डक्टस आर्टियोसिस ऑक्सीजनेशन जब होती है ब्लड की तो वो प्रोस्टाग्लैंडिन एंड ऑल दैट कैस्केड आपको पता है, उसकी वजह से फिर पेटेंट डक्टस आर्टियोसिस जो है वो क्लोज होगा। डक्टस आर्टियोसिस, जब ऑक्सीजन ठीक नहीं मिल रही बॉडी को तो वो क्लोज भी नहीं होगा। इंट्रावेंटिकुलर हेमरेजेस हो सकते हैं, पल्मोनरी कॉम्प्लिकेशन लाइक नीमोथोरैक्स हो सकती हैं, खास तौर पे कॉम्प्लिकेशन ट्रीटमेंट के कॉम्प्लिकेशंस भी हैं। ये निमोनिया हो सकता है जब इतनी ज़्यादा इंट्यूबेशन हो रही है, हॉस्पिटल में रह रहा है और सारा कुछ चल रहा है, तो निमोनिया भी हो सकता है। और कॉम्प्लिकेशन ऑफ मैकेनिकल वेंटिलेशन, ये ऑलरेडी बताया जा चुकी है आपको, इसमें नीमोथोरैक्स वगैरह के चांसेस होते हैं। और हाइपर ऑक्सीया जो होता है वो भी डैमेज कर रहा होता है एल्वियुलर मेम्ब्रेन्स को। तो सिंपल ट्रीटमेंट है। प्रिवेंशन का आपको पता है, बीटामेथासोन या डेक्सामेथासोन जो है वो आपने 48 आवर्स बिफोर डिलीवरी देना होता है, अगर डिलीवरी प्री टर्म है। पास हो पे 34 वीक से पीछे पहले है, 32 वीक्स पे आई थिंक लंग्स जो है वो मेच्योर होते हैं, तो उस लिहाज से
एनी क्वेश्चन? ओके, नेक्रोटाइजिंग एंटेरोकोलाइटिस में क्या होता है बेसिकली, सीरियस इंटेस्टाइनल इंजरी होती है। इंटेस्टाइनल इंजरी क्यों हो रही होती है, नाम से आपको नेक्रोटाइजिंग है और इन्फ्लेमेशन है, इन्फ्लेमेशन हो रही है, नेक्रोसिस हो रहा है, और जो ब्लड सप्लाई है वो भी ठीक नहीं है। ठीक है, इसमें जो है बेसिकली एक्सरे पे आपकी एक फाइंडिंग होती है न्यूमेटोसिस इंटेस्टाइनली। ठीक है, उसमें जो है वो गट लूप जो होते हैं ना, उसके अंदर आपको एयर जो है वो बहुत ज्यादा नजर आ रही होती है। तो ये इसके पैथोग्नोमिक फीचर है एक, मोस्ट कॉमनली ये होता है। इसके अलावा डायग्नोसिस ऑन द बेसिस ऑफ क्लिनिकल क्या होगा, इसमें ब्लडी स्टूल्स होंगे, एब्डोमिनल डिस्टेंशन होगी, और बच्चा जो है वो खाना नहीं, वो क्या करते हैं उसको, फीडिंग नहीं ले रहा होगा। ठीक है, तो फीडिंग डिफिकल्टी है, एब्डोमिनल डिस्टेंशन है, एंड ब्लडी स्टूल्स हैं। इसके अलावा बाकी फीचर्स बहुत सारे हैं, वो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अ, लेकिन ये तीन फीचर्स आपने जो है वो लाजमी देखने हैं। इसके अलावा सिस्टेमिक लिथार्जी हो सकती है, एपनिया, पुअर परफ्यूजन, हाइपरग्लाइसीमिया, मेटाबॉलिक एसिडोसिस, डीआईसी के साथ आ सकता है, पॉजिटिव ब्लड कल्चर्स होंगे। लेकिन ये सेकेंडरी चीज़ें हैं सारी, बाकी आपने ये तीन चीज़ें देखनी है। ठीक है, ज़्यादा चांसेस होते हैं, प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स क्या है, प्री टर्म अगर बेबी है तो उसमें ज़्यादा चांसेस होंगे। सेकेंडली, बर्थ के टाइम पे अगर एस्फिक्सिया हुआ है, कार्डियोपल्मोनरी डिजीज़ है उसको, इस तरह की कोई चीज़ है, तो तब भी ये प्रॉब्लम होगी। उसके अलावा हाइपर ऑस्मोलर फार्मूला मिलकर अगर उसको दिया जा रहा है तो फिर भी एंटेरोक्राइटिस के चांसेस ज़्यादा होंगे। और इसमें जितना ज़्यादा आप न्यूट्रिशन, एंटरल न्यूट्रिशन दोगे, उतनी ज़्यादा डिजीज़ जो है वो ज़्यादा होती जाएगी उसकी सिवियरिटी, इसलिए एंटरल न्यूट्रिशन आपने बंद करवानी है। एंड एटलीस्ट 2 वीक्स के लिए टीपीएन देनी है आपने। पर डायग्नोसिस आपके क्लिनिकल सिम्टम्स ये होंगे, इन्वेस्टिगेशंस आपने क्या करवानी है, ल्यूकोसाइटोसिस, बट जो न्यूट्रोफिल्स होंगे, ल्यूकोसाइटोसिस भी हो सकता है, और न्यूट्रोफिल्स जो है वो कम भी हो सकते हैं, आपके प्लेटलेट्स कम होंगे, ब्लीडिंग भी होगी। एक्सरे फाइंडिंग आपको पता लग गई है। इसी तरह आप जब ये अल्ट्रासोनोग्राफी करवाएंगे तो उसके अंदर भी जो हिपैटिक वेन है, पोर्टल वेन है, उसके अंदर गैस हो सकती है। ठीक है, पोर्टल वेन में ब्लड कल्चर्स पॉजिटिव आएंगे आपके पास, स्टूल कल्चर पॉजिटिव आएंगे, स्टूल एकल ब्लड पॉजिटिव आएगा, जो एबीजीज हैं वो एबनॉर्मल होंगे, सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स कोएगुलेशन प्रोफाइल ये भी एबनॉर्मल हो सकती है, डीआईसी अगर है तो कोएगुलेशन प्रोफाइल एबनॉर्मल होगी, सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स जो है वो अनस्टेबल नहीं होते, उसमें जो है वो एसिडोसिस भी हो रहा होता है इसमें। ठीक है, हाइपरग्लाइसीमिया भी हो रहा होता है, तो वो डिफरेंट चीज़ें हो सकती हैं, हाइपोटेंशन एंड शॉक के साथ भी प्रेजेंट कर सकते हैं, तो ये एबनॉर्मल हो सकते हैं। पर आपने जो चीज़ें याद रखनी है वो है एक्सरे पे नीमोटोसिस, उसमें जो है एयर होगी गट के अंदर। ठीक है, दूसरा आपने अल्ट्रासोनोग्राफ याद रखना है, पोर्टल वेन के अंदर एयर, क्लिनिकल ट्रायड आपने याद रखना है, एब्डोमिनल डिस्टेंशन, ये ब्लडी स्टूल्स, एंड ये फीडिंग इंटॉलरेंस। ठीक है, ये तीन चीज़ें आपने याद रखनी। बाकी इलेक्ट्रोलाइट वगैरह ये वाली सारी चीज़ें, सीबीसी, रेज है कब में, ये सारा कुछ हो सकता है। मैनेजमेंट क्या है, रैपिड इनिशिएशन है, इमरजेंसी के तौर पे आपने इसको ट्रीट करना है। ठीक है, एक दफ़ा हो गया है नेक्रोटाइजिंग एंटेरोकोलाइटिस तो उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, बस आपने इस गट लूप को जो है वो अलग करना है बाकियों से, और बाकी उसकी जो सिस्टेमिक डिजीज हो रही है और बाकी गट लूप को इन्वॉल्व ना करे, ये आपने जो है वो कोशिश करनी है। तो उसके लिए आप क्या करोगे, जो न्यूट्रिशन है वो बंद करवा दोगे एटलीस्ट 2 वीक्स के लिए, एंटल न्यूट्रिशन, और पारेंटल न्यूट्रिशन पे डाल दोगे बच्चे को, टोटल पारेंटल न्यूट्रिशन। क्लोज मॉनिटरिंग करोगे, शॉक में ना जा रहा हो, डीआईसी में ना जा रहा हो, वगैरह वगैरह। अम्बिलिकल अगर वो है कैथीटर है तो उसको रिमूव करना है आपने। ठीक है, ब्लड कल्चर करवाना है वो पॉजिटिव आएगा, स्टूल कल्चर करवाना है पॉजिटिव आएगा, पूरा अकल ब्लड करवाना है वो पॉजिटिव हो सकता होगा। एंटीबायोटिक स्टार्ट करवानी है, ऑब्वियसली इन्फेक्शन के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, उधर तो हो चुका है गट में जो होना था, बाकी पूरी बॉडी में जो है वो सेप्टिसीमिया होने के चांसेस हैं, तो वो उसके लिए आप एंटीबायोटिक्स देंगे। एनी कॉम्प्लिकेशन अगर है तो लाइक डीआईसी है, एसिडोसिस है, उसको आपने ट्रीट करना है। और डेफिनेटिव ट्रीटमेंट इसका क्या है, जो नेक्रोटिक पोल सेगमेंट है उसको आपने रिजेक्ट करना है बेसिकली। ठीक है, और कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती हैं इसमें,
यही डीआईसी हो सकता है, एसिडोसिस हो सकता है, शॉक हो सकता है, परफोरेशन की वजह से प्रॉब्लम हो सकता है, तो वो उनको आपने साथ साथ ट्रीट करना है। तो ऐसे कोई इतनी मुश्किल डिजीज नहीं है ये नेक्रोटाइजिंग एंटेरोकोलाइटिस, बट ये है कि ये इन्फेक्शन सिर्फ नहीं है, इन्फ्लेमेशन और जो उसकी ब्लड सप्लाई है वो ना होना, और जो आप खाना पीना उसको दे रहे हैं उसकी वजह से टॉक्सिक इंसल्ट्स जो हो रही हैं, हाइपर ऑस्मोलर फार्मूला वगैरह, उनकी वजह से ये सारा कुछ फैक्टर्स मिल के जो है वो नेक्रोटाइजिंग एंटेरोकोलाइटिस करा रहे होते हैं। और प्री टर्म बेबीज में इसके चांसेस ज्यादा हैं। बर्थ एस्फिक्सिया में भी, इसके एआरडीएस में भी हमने पढ़ा के, एआरडीएस नहीं, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम ऑफ न्यू बॉर्न में भी पढ़ा के चांसेस उसके ज्यादा हैं प्री टर्म में। तो प्री टर्म में काफी सारे मसले होते हैं। इस तरह हम अगला पढ़ेंगे न्यूनेटल सेप्सिस, तो वो भी प्री टर्म में ज्यादा चांसेस। ठीक है, न्यूनेटल सेप्सिस क्या है? सेप्सिस ही है, न्यूनेट्स में डेवलप हो रहा है, उसको आप अर्ली ऑनसेट सेप्सिस या लेट ऑनसेट सेप्सिस कह सकते हो। अगर फर्स्ट वीक में हुआ है, फर्स्ट 3 डेज में हुआ है, तो उसको अर्ली ऑनसेट कहोगे। उसके बाद 28 डेज तक हुआ है तो लेट ऑनसेट। ठीक है, और पॉजिटिव ब्लड कल्चर से डॉक्यूमेंट होना जरूरी है इसको। ठीक है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो भी है। होस्ट फैक्टर्स क्या हो सकते हैं? लाइक फीटस के अपने फैक्टर, इसके न्यूबॉर्न के अपने फैक्टर्स क्या हैं? उसमें सेलुलर रिस्पांस होता है जो, और इम्यून ह्यूमरल रिस्पांस होता है, दोनों जो है वो इम्पेयर्ड होते हैं। ठीक है, जिस जगह पे इन्फ्लेमेशन होती है वहाँ पे जो प्रो इन्फ्लेमेटरी सेल्स हैं वो नहीं हो सकते, क्या कहेंगे, इकट्ठे नहीं हो सकते। ठीक है, वहाँ पे रिस्पांस नहीं दे सकते, तो वो मसला हो जाता है। दूसरा, आईजीजी मदर से तो उसको पास हो जाती है, और आईजीएम और आईजीए जो होती है वो पास नहीं होती, वो उसने खुद बनानी होती है, तो वो भी इम्पेयर्ड होती है स्टार्ट में। ठीक है, उसका प्रोडक्शन। मैटरनल फैक्टर्स क्या होंगे? अगर मदर को एट द टाइम ऑफ डिलीवरी कोई इन्फेक्शन थे, ठीक है, ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकस इकोलाई या कोई भी जेनिटो यूरिनरी सिस्टम का इन्फेक्शन था, तो बच्चे के चांसेस बढ़ जाएंगे कि उसको होगा। इसी तरह प्रोलॉन्ग लेबर है तो बढ़ जाएगा। अर्ली रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन्स है तो आपको पता है ये बढ़ जाता है। और कोरियमनाइटिस बढ़ जाता है बेसिकली, और ये भी बढ़ जाता है। मल्टीपल जेस्टेशन है तो बढ़ जाएगा। ठीक है, मदर का टीएलसी बढ़ा हुआ था बहुत ज़्यादा, तो उसमें हो जाएगा। अ, अच्छा, इसके अलावा इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं। अगर घर में डिलीवरी हुई है, दाई ने की है, हाथ नहीं धोए वगैरह वगैरह, और क्लीन क्लीन होते हैं ना, वो 3 C's होते हैं, क्लीन हैंड्स, क्लीन सरफेस, और पता नहीं क्लीन क्लॉथ क्या कुछ इस तरह, तो वो सारी चीज़ें सही नहीं है तो उसमें हो जाएगा। ठीक है, प्री मेच्योरिटी खुद से अलग बहुत बड़ा फैक्टर है कि प्री मेच्योर बेबी में ज़्यादा होता है। बॉटल फीडिंग करा रहे हैं, ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करा रहे एक्सक्लूसिव, तो उसमें भी चांसेस ज़्यादा होंगे। वही एटियोलॉजी है, इकोलाई, क्लेब्सिया, एलासिडोमोनास, ऑलमोस्ट अमोनिया में भी यही थे। ई कोलाई, क्लेब्सिया, एलासिडोमोनास, ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकस, स्टेफ्लोकोकस एंड प्रोटियस। क्लिनिकल फाइंडिंग्स क्या है? अब इसकी ना क्लिनिकल फाइंडिंग्स थोड़ी कह लो कि डिफ्रेंशिएट नहीं होती बाकी से कि कैसे है। अ, यही फीचर्स आपको इन्फेक्शन में भी मिलेंगे, लाइक उसमें मेनिंजाइटिस वगैरह में हो गए। ठीक है, सीजर्स हो रहे होंगे, या तो मेटाबॉलिक की वजह से हो रहे हैं, इसकी वजह से हो रहे हैं, नहीं पता लगता। तो ये आपने अच्छे तरीके से इसके फीचर्स जो है वो याद करने। बच्चा इंक्रीज टेम्परेचर के साथ भी आ सकता है, बच्चा हाइपोथर्मिया के साथ भी आ सकता है। ठीक है, पेरिफेरल जो स्किन है, सेप्टिक सेप्सिस है ना बेसिकली, तो सेप्टिक शॉक, शॉक वाले जो चीज़ें होती है ना, पेरिफेरी उसकी जो है वो हुई भी है, कोल्ड हुई भी है, कमी हुई है, इस तरह की क्यूटेस्मा मरोटा हुआ हुआ है, ये इन पे जो है वो स्पॉट्स होते हैं। ठीक है, टैकीकार्डिया और ब्रैडीकार्डिया दोनों हो सकते हैं। फीचर्स हो सकते हैं, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो सकता है, ग्रंटिंग, रिस्ट्रक्टिंग, यही चीज़ें जो है वो निमोनिया में होती हैं। ठीक है, वॉमिटिंग, डायरिया, डिस्टेंशन हो सकता है, तो जॉन्डिस हो सकता है, पर्परा हो सकता है, पटीकिया, ये वाली सारी चीज़ें हो सकती हैं। स्किन के इन्फेक्शन हो सकते हैं, जो उसका अम्बिलिकल कॉर्ड है उसके इन्फेक्शन हो सकते हैं। इसमें एक तो 2-3 चीज़ें आपने देखनी है। अगर उसने लैब फाइंडिंग्स आपको दी हुई हैं तो थोड़ा आपके लिए ईजी हो जाएगा उसमें। ल्यूकोसाइटोसिस होगा विद बैंड सेल्स। ठीक है, 10% से ज़्यादा बैंड सेल्स होंगे।
यहाँ 25% लिखा हुआ है, 25% से ज़्यादा जो है बैंड सेल्स होंगे तो इमेच्योर न्यूट्रोफिल्स होंगे, तो उसका मतलब है कि ये सेप्सिस की तरफ जा रही है। ईएसआर आया होगा, सीआरपी आया होगा, आपके पास गैस्ट्रिक एस्पायरेट लेंगे तो उसके अंदर ल्यूकोसाइट्स होंगे। चेस्ट एक्सरे जो होगा उसमें ऐसा जितना रेस्पिरेटरी से ये जो पढ़े हैं हमने कि रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस होता है, अपनिया, साइनोसिस, फ्लेयरिंग, ग्राइंडिंग इन्फेक्शन, ये हो सकती हैं आपके पास। तो ये मल्टी सिस्टम इन्वॉल्वमेंट होगी इसके अंदर, ठीक है। मतलब एक सिस्टम से ज्यादा सिस्टम इन्वॉल्व हो रहेंगे इसमें, ठीक है। जिस तरह नमूनिया है तो उसके अंदर सिर्फ जो है वो लाइक रेस्पिरेटरी सिम्टम होंगे, फीचर्स वगैरह हो गए, ये चीज़ें होंगी, डेंजर साइन वगैरह हो सकते हैं, ठीक है। अगर मेनिंजाइटिस है तो आपके पास नकल रिजिडिटी पे उसने जोर दिया हुआ होगा, या जो साइंस ऑफ मेनिंजल इरिटेशन है उनके ऊपर जो है उसने फोकस किया हुआ होगा, ठीक है। लेकिन अगर ये सारे जो है वो सीएनएस भी इन्वॉल्व हो रहा है, ये भी इन्वॉल्व हो रहा है, स्किन भी इन्वॉल्व हो रही है, तो इसका मतलब मल्टी सिस्टम कोई और प्रॉब्लम है, तो वो न्यूनेटल सेप्सिस की तरफ जाएगा। दूसरा 28 डेज में हो रहा होगा, तीसरा उसने कोई ना कोई रिस्क फैक्टर्स दिए हुए होंगे, मदर को इन्फेक्शन थे, लॉन्ग लेबर थी, प्री टर्म बेबी था, या उसकी जो बर्थ हुई है वो उधर हुई है, घर पे हुई है, और बाद में उसको हॉस्पिटल लेकर आए जब ये मसला उसको शुरू हो गया। इस तरह की चीज़ें होंगी, तो उससे आपको पिक करना पड़ेगा। अच्छा, डायग्नोस्टिक टेस्ट आपको पता लग गया हो, आपने जो ब्लड कल्चर कराने स्पेसिफिक खास तौर पे ट्रिप्टिक सोय ब्रॉथ कल्चर, ये आपके पास एक मीडिया है डिफरेंट, उनमें जो है करवाना है। सीएसएफ का कल्चर पॉजिटिव हो सकता है, यूरिन कल्चर, ट्रैकियल एस्पायरेट, ये सारे पॉजिटिव हो सकते हैं। मैनेजमेंट क्या करनी है, आईवी एंटीबायोटिक्स आपने देनी है बेसिकली, ठीक है। और अर्ली ऑनसेट के लिए थोड़ी डिफरेंट है, और लेट ऑनसेट के लिए डिफरेंट है। अर्ली ऑनसेट में आपने देना है एम्पिसिलिन एंड अमाइनोग्लाइकोसाइड। यही अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था कि आप प्रोफ्लेक्सिस के लिए रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस डिजीज ऑफ न्यू बॉर्न में भी दे रहे थे, ठीक है। तो एम्पिसिलिन प्लस अमाइनोग्लाइकोसाइड्स आपने यूज करने हैं। अगर ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकस है उसके लिए पेनिसिलिन यूज करनी है। लिस्टेरिया मोनोसाइटोजेनेस है तो उसके लिए एम्पिसिलिन यूज हो सकती है। एनारोबिक के लिए आप मेट्रोनिडाजोल एंड क्लिंडामाइसिन ऐड करते हैं, तो हर जगह एनारोब्स के लिए ऐसे ही होता है, ठीक है। थर्ड जनरेशन सेफ्लोस्पोरिन आप दे सकते हैं, सेफ्लोस्पोरिन, सेफोटेक्साइम दे सकते हो प्रेफर्ड बच्चों में। जो दूसरी है ना सेफ्ट्राएक्सोन, वो थोड़े से अवॉइड ही करते हैं बल्कि थोड़ी सी क्या। लेट ऑनसेट सेप्सिस, उसमें वैंकोमाइसिन और अमाइनोग्लाइकोसाइड्स देना है आपने। पहले अर्ली ऑनसेट में हम एम्पिसिलिन एंड अमाइनोग्लाइकोसाइड्स दे रहे थे, लेट ऑनसेट में हम वैंकोमाइसिन, उसके ऊपर चले गए हम, और अमाइनोग्लाइकोसाइड्स दे रहे हैं, ठीक है। बाकी कार्बापेनिम आप दे सकते हो, सेफ्टाजिडाइम दे सकते हो, फॉसिडोमोनाज, ये वाली सारी कवरेज जो है वो आपको एंटीबायोटिक्स के ऑलमोस्ट सेम ही है। फंगल इन्फेक्शन यूजुअली होता नहीं है, फंगल की वजह से अगर सस्पेक्ट कर लेते हैं पोटेशियम डी दोगे तो सिस्टेमिक वही दी जा सकती है। और स्पोर्टिव ट्रीटमेंट आपने देना है, क्या है इसको, ब्रैडीकार्डिया तो टेम्परेचर कंट्रोल करोगे, टैकीकार्डिया तो स्पॉन्जिंग करोगे, पैरास्टामोल दोगे, इनपुट आउटपुट रिकॉर्ड करोगे शॉक के लिए, रेस्पिरेटरी सपोर्ट दोगे विद ऑक्सीजन, नहीं होता तो पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन देनी पड़ सकती है आपको। सोडा बाइकार्ब आपने देना है रेस्पिरेटरी एसिडोसिस के लिए, सेम चीज़ें आएंगी सेम। सीजर्स आपने फिनोबार्बिटोन से करने थे, अभी थोड़ी देर पहले हमने ये उसमें भी देखा है, बर्थ एस्फिक्सिया में सीजर्स होते हैं तो उसमें भी देखा है हमने, ठीक है। स्टेरॉइड्स आप दे सकते हो, हाइड्रोकोर्टिसोन फॉर शॉक, डोपामीन दे सकते हो हार्ट के लिए, कार्डियक सर्कुलेटरी सपोर्ट आपको प्रोवाइड करेगा, एनोट्रोपिक। डीआईसी अगर है तो डीआईसी की मैनेजमेंट चलेगी, उसमें आप ब्लड ट्रांसफ्यूजन देते हो, प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन एज सच नहीं दी जाती उसमें, बहरहाल लिखी हुई है इन्होंने। फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा और ग्रेनुलोसाइड मोनोसाइट कॉलोनी स्टिमुलेटिंग, ग्रेनुलोसाइड मैक्रोफेज कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर, तो ये जो है इन केस ऑफ न्यूट्रोपीनिया दिया जा सकता है। तो इसमें आपने देखा है कि डिफरेंट क्लिनिकल जो है वो उसका है, ब्रैडीकार्डिया भी हो सकता है, टैकीकार्डिया भी हो सकता है, फीवर भी हो सकता है, हाइपोथर्मिया भी हो सकता है, ठीक है। स्किन के इन्फेक्शन भी हो सकते हैं, स्किन के ऊपर वो ब्लीडिंग वाले साइंस भी आ सकते हैं, डीआईसी की वगैरह के, पिटिकिया बर्बरा ये वाले भी रैशेज आ सकते हैं, सेलुलाइटिस हो सकता है, ऑम्फलाइटिस हो सकता है। इसके अलावा लिवर के भी आ रहे हैं, जॉन्डिस हो रहा है। हाँ, जॉन्डिस का क्या ट्रीटमेंट है, जॉन्डिस के लिए आपने
तो हम आगे देखेंगे। अभी फोटोथेरेपी कर सकते हो आप, और एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन कर सकते हो, और कर्निक जो है उसको अवॉइड करना है आपने। 25 to 30 मिलीग्राम पर डिसलीटर अगर हो जाए ना ब्लूरोबिन, उससे ऊपर जो रिस्क होता है इसका कर्निक का, तो उससे नीचे नीचे आपने रखना है ब्लूरोबिन लेवल। कॉम्प्लिकेशन इसकी जो है वो उसका निमोनिक है एप्सिस, ओ एप्सिस। ओ एप्सिस से क्या बनता है? ओ से जो है वो तीन चार हुए हैं इसमें। ठीक है, ऑर्गन फेलियर, ऑस्टियोब्लाइटिस, और ये जो है वो ओ से हैं। एप्सिस ए से एप्सिस फॉर्मेशन खुद है। ठीक है, और बी से आपके पास बोन डिस्ट्रक्शन है। एस से सेप्टिक शॉक। सी से कार्डिय क्या था भाई, सी से कैंडिडा, ठीक है, कैंडिडीमिया। और ई से एंडोकार्डाइटिस। एस से सेप्टिक शॉक भी हो सकता है, सेप्टिक एम्बोलिया भी हो सकते हैं, सेप्टिक जॉइंट्स भी हो सकते हैं। तो ये आपके पास याद हो जाएंगे आपको कॉम्प्लिकेशन। ठीक है, प्रिवेंशन इसकी कैसे होगी? काउंसलिंग होनी चाहिए, एजुकेशन होनी चाहिए, बुकिंग विजिट, आपने मदर को सारा कुछ बताना है, या वैसे ओवरऑल जो है वो मेटरनल और चाइल्ड हेल्थ का होना चाहिए कि हॉस्पिटल विजिट्स हों वगैरह वगैरह। ठीक है, प्रोफिलैक्सिस आपने को अवॉइड करना है। अगर मदर को जीबीएस होता है एट द टाइम ऑफ डिलीवरी, तो उसमें आपने प्रोफिलैक्सिस उसको स्टार्ट करवाना होता है, और एंटीबायोटिक देनी होती है। मलेरिया का प्रोफिलैक्सिस करना है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। अब ये पता नहीं क्यों कर रहे हैं, लेकिन खैर। और ब्रेस्ट फीडिंग, हैंड वॉशिंग, ये वाली सारी लेट ऑनसेट सेप्सिस के लिए प्रिवेंशन आपने करनी है सारी। टॉर्च इन्फेक्शन एज सच इसमें इम्पोर्टेंट नहीं है, गायनी वगैरह में आपने इसमें पढ़ लेने। जॉन्डिस रह गया, वो हम करते हैं थोड़ी देर में। प्री हिपैटिक, हेपेटिक एंड पोस्ट हिपैटिक। तो प्री हिपैटिक में जो है वो आपके पास जो अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन है वो राइज होगी। हिपैटिक में दोनों राइज होती हैं, और पोस्ट हिपैटिक में कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन राइज होती है। ऑब्स्ट्रक्टेड कॉजेज होती हैं जो वो आपको पता ही है, बच्चों में जो बिलियर्ट्रीजिया वगैरह और इस तरह की होती हैं। वैसे सर्जिकल में आप पढ़ चुके हो, सर्जरी में। प्री हिपैटिक कॉजेज क्या क्या हो सकती हैं? आरबीसी के प्रॉब्लम हो सकते हैं। ठीक है, अगर किसी बच्चे को पॉलीसाइथीमिया है तो उसमें प्री हेपेटिक जॉन्डिस होगा। अगर ट्विन ट्विन ट्रांसफ्यूजन सिंड्रोम है, उसमें भी बेसिकली क्या होता है, आरबीसी ज्यादा होंगे, डिस्ट्रक्शन ज्यादा होगी आरबीसी की। कॉर्ड क्लैंपिंग डिले है, उसमें भी आरबीसी ज्यादा होंगे, उसकी डिस्ट्रक्शन ज्यादा होगी। ठीक है, या एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन की है उसकी, बल्कि बस इतना ही है, एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन करनी है आपने उसकी। वो हम बाद में देखते हैं, ट्रीटमेंट बहुत लंबा लिखा होगा इसमें। हेमोलिसिस इंक्रीज हो सकता है, उससे प्री हिपैटिक होगा। हेमोलिसिस क्यों इंक्रीज हो सकता है? कोई ऑटो इम्यून हेमोलिटिक एनीमिया हो सकता है, तो उसका आप कोम्स पॉजिटिव टेस्ट, कोम्स टेस्ट करवाओगे तो वो पॉजिटिव होगा। उसके अलावा उसमें क्या क्या है, आर एच इनकम्पेटिबिलिटी है। ठीक है, एबीओ इनकम्पेटिबिलिटी है। एबीओ इनकम्पेटिबिलिटी इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ हेमोलिसिस इन द न्यूबॉर्न। ठीक है, आर एच इनकम्पेटिबिलिटी नहीं, एबीओ इनकम्पेटिबिलिटी। और बाकी माइनर ब्लड ग्रुप इनकम्पेटिबिलिटी अनकॉमन है थोड़ा सा। ठीक है, नॉन इम्यून मीडिएटेड हो सकता है हेमोलिटिक हेमोलिसिस। वो क्यों क्यों हो सकता है? फॉर एग्जांपल मेम्ब्रेन डिफेक्शन, जिस तरह हेरिडिस है, उसमें हो सकता है। ठीक है, एंजाइमेटिक डिफेक्ट्स हैं, G6PD डेफिशिएंसी, पायरोवेट काइनेज डेफिशिएंसी, उसमें हो सकता है। बाकी एक्स्ट्रा वास्कुलर हेमोलिसिस, एक्सेसिव ब्रूजिंग, एंसेफेलोहेमाटोमा, ये कुछ डिजीज है, इनमें हो सकता है। आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। तो कुछ माइनर कॉजेज हैं इसकी, मैं एक दफ़ा बता देता हूँ आपको, एमसीक्यूज में शायद आ जाए। क्योंकि जो ब्लूरोबिन होता है उसने एल्ब्यूमिन के साथ बाइंड करके जाना होता है लिवर तक। ठीक है, फ्री फ्री नहीं होता। जो अनकॉन्जुगेटेड ब्लूरोबिन भी होता है वो एल्ब्यूमिन बाइंड होता है। तो अगर किसी वजह से एल्ब्यूमिन किसी और चीज़ के साथ बाइंड कर जाती है, तो लाइक ड्रग्स हैं, सेफ्ट्राएक्सोन, या एसिडोसिस हो जाता है, हाइपोक्सिया हो जाता है,
तो इससे क्या होगा, जो अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन है वो डिस्प्लेस हो जाएगी फ्रॉम एल्ब्यूमिन, तो उसकी वजह से भी प्री हेपेटिक जॉन्डिस हो सकता है। उसके बाद जाना है इसने कहाँ पे, इन द हेपेटोसाइट्स, जहाँ पे इसने कॉन्जुगेट होना है ग्लूकुरोनाइड ट्रांसफेरेज से बिलिरुबिन, जो है वो उसके साथ ग्लूकुरोनाइड लग जाएगा, ठीक है, तो वो कॉन्जुगेटेड हो जाएगी। तो वो किस किस वजह से हो सकता है प्रॉब्लम उसमें, प्राइमरी लिवर डिजीज हो सकती है, उसमें हेपेटाइटिस हो सकता है, कोई भी लिवर की मेटाबॉलिक डिजीज हो सकती है, सेप्सिस में भी हमने देखा है, बेसिकली उसमें क्या हो रहा था, लिवर की अपनी डिजीज होती है, उसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही है। दूसरा जो एंजाइम्स हैं वो डेफिशिएंट हो सकते हैं। एंजाइम डेफिशिएंसी कौन कौन सी हो सकती है, एंजाइम डेफिशिएंसी तो एक ही है, करिकुलर ये ग्लूकुरोनाइड ट्रांसफेरेज, तो उसकी कितना एंजाइम डेफिशिएंट है उसकी बेसिस पे डिवाइड किया हुआ है हमने। गिलबर्ट सिंड्रोम हो सकता है, क्रेगर नजार 1 हो सकता है, क्रेगर नजार 2 हो सकता है, ठीक है। उसके आगे रोटर सिंड्रोम हो सकता है, जो कि बेसिकली एक ट्रांसपोर्टर का प्रॉब्लम है, ठीक है, उसकी वजह से रोटर सिंड्रोम एंड ड्यूबिन जॉनसन सिंड्रोम ये हो सकते हैं। उससे आगे फिर वही है, ऑब्स्ट्रक्शन हुई है बॉल की, या बिलियरी ऑब्स्ट्रक्शन है, या बिलियर्ड है, या कुछ इस तरह का प्रॉब्लम है, तो उसकी वजह से एक्स्ट्रा हेपेटिक जॉन्डिस हो गया। अच्छा, ब्रेस्ट फीडिंग और ब्रेस्ट मिल्क जॉन्डिस का क्या मसला है। ब्रेस्ट फीडिंग जॉन्डिस क्यों होता है, फीडिंग पूरी ना हो तो ब्रेस्ट फीडिंग जॉन्डिस होगा, ठीक है। फीडिंग पूरी ना होने का मतलब है ब्रेस्ट फीडिंग उसकी एडिक्वेट नहीं है, जिसकी वजह से जो कैलोरीज हैं उसकी वो पूरी नहीं हो रही। कैलोरीज पूरी ना होने की वजह से जो सारा ये मेटाबॉलिज्म है वो ठीक नहीं है, सही है। तो बेसिकली उसने क्या करना है, उसको आपने ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में कंसल्ट करना है। बच्चा डिहाइड्रेटेड भी होगा, उसको आपने डिहाइड्रेट करना है, तो ये खुद ही ठीक हो जाएगा। और ब्रेस्ट मिल्क जॉन्डिस में क्या है, ब्रेस्ट मिल्क जॉन्डिस में बेसिकली मिल्क पीने की वजह से जो है वो जॉन्डिस हो रहा है। जो मिल्क है उसके अंदर एक एंजाइम होता है ग्लूकुरोनाइडेज। ग्लूकुरोनाइडेज क्या करता है, बेसिकली जो ग्लूकुरोनाइल ट्रांसफेरेज कर रहा है उसके ऑपोजिट काम करता है। तो वो क्या करता है, कॉन्जुगेशन कर रहा है, ये डी कॉन्जुगेट कर देगा, ये ब्लूरोबिन के साथ जो ग्लूकुरोनाइड लगा हुआ है उसको हटा देगा, ब्लूरोबिन अनकॉन्जुगेट हो जाएगी, और जो अनकॉन्जुगेटेड ब्लूरोबिन है ना वो रीअब्सॉर्ब हो जाएगी, उसकी वजह से जॉन्डिस हो रहा है। इसकी इसमें फोटोथेरेपी वगैरह करते हैं, ये वाली चीज़ें हम ट्रीटमेंट में देखते हैं। तो इस तरह आपने डिफ्रेंशिएट करना है कि ये, पहले तो डिफ्रेंशिएट आपने करना है कि ये फिजियोलॉजिक है या पैथोलॉजिक है। फिजियोलॉजिक होगा तो आपका 24 आवर्स के बाद आ रहा होगा। 12.9 मिलीग्राम पर डेसीलीटर और 15 मिलीग्राम पर डेसीलीटर फॉर टर्म एंड पी टर्म रेस्पेक्टिवली आपने चेक कर लेना है। टोटल बिलिरुबिन पर डे राइज 5 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम होना चाहिए, एंड ये वाली चीज़ें आपने देख लेनी है। 7 to 10 डेज में ठीक हो जाना, 7 to 14 डेज में ठीक हो जाना चाहिए। अगर तो नहीं, फिर आपने देखना है कि ये कॉन्जुगेटेड है या अनकॉन्जुगेटेड हाइपरबिलिरुबिनीमिया है। अगर कॉन्जुगेटेड हाइपरबिलिरुबिनीमिया है तो ऑब्स्ट्रक्टिव कॉजेज होंगी या पोस्ट हेपेटिक कॉजेज होंगी। उसमें क्या क्या आता है, ड्यूबिन जॉनसन, रोटर्स, बिलियर्ड्रीजिया, सिस्टिक फाइब्रोसिस में इन्फेक्शन वगैरह, ये वाली चीज़ें आती हैं, ठीक है। और अगर कॉन्जुगेटेड बढ़ा हुआ है तो कॉन्जुगेटेड बढ़ा होगा या तो प्री हिपैटिक कॉजेज की वजह से या हिपैटिक कॉजेज की वजह से। हिपैटिक वाली तो हमने अलग कर दी है, वो इन्फेक्शन होंगे या सेप्सिस होगा या जो कुछ, उसको छोड़ो। प्री हिपैटिक कॉजेज क्या होती हैं, फिर आपने अगर उसके डिफ्रेंशिएट करने के लिए आपने कोम्स टेस्ट करवाना है। कोम्स टेस्ट पॉजिटिव है तो तीन ही चीज़ें हो सकती हैं, आर एच इनकम्पेटिबिलिटी, ए बी ओ इनकम्पेटिबिलिटी, या माइनर ब्लड ग्रुप। माइनर वाली आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, ए बी ओ इज द मोस्ट कॉमन, एंड आर एच इनकम्पेटिबिलिटी आप डिटेल में पढ़ चुके हो बहुत। अगर तो नेगेटिव है तो कोई ना कोई आरबीसीज का प्रॉब्लम है, आरबीसीज की मेम्ब्रेन ठीक नहीं है, आरबीसीज के एंजाइम ठीक नहीं है, मेम्ब्रेन ठीक नहीं है, फॉर एग्जांपल स्फीरोसाइटोसिस, एंजाइम ठीक नहीं है, जी6पीडी डेफिशिएंसी है, पायरोवेट काइनेज डेफिशिएंसी है, ठीक है, ये चीजें हो सकती हैं। या कॉन्जुगेशन हो ही नहीं रही लिवर में, उसका एंजाइम ही काम नहीं कर रहा, गिलबर्ट सिंड्रोम, क्रेगर नजार सिंड्रोम, ये चीजें हो सकती हैं। या कॉन्जुगेटेड थी, हुई कॉन्जुगेशन, उसके बाद ग्लूकुरोनाइडेज ने अनकॉन्जुगेट कर दिया उसको, और जो अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन है वो रीअब्सॉर्ब हो गई, तो वो क्या डिजीज बनेगी, ब्रेस्ट
मिल्क जॉन्डस ये वाले जो हैं ये बन जाएंगे आपके, ठीक है। बाकी पॉलीसाइथीमिया, ट्विन ट्विन ट्रांसफ्यूजन सिंड्रोम, ये वाली चीज़ें कॉमन नहीं है लेकिन आपको भी पता होनी चाहिए। तो इस तरह आपने डिफरेंशिएट कर देना है पैथोलॉजिक जॉन्डस है या पैथोलॉजिक जॉन्डस है, प्री हेपेटिक है, हेपेटिक है या पोस्ट हेपेटिक है। मैनेजमेंट ऑलमोस्ट सबकी सेम ही है, आपने बिलिरुबिन लेवल्स देखने मेनली जो अगर 5 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम है तो आप सिर्फ फोटोथेरेपी पे काम चला सकते हो, ठीक है। टोटल बिलिरुबिन जो है वो 5 मिलीग्राम से कम है। और अनकॉन्जुगेटेड हाइपरबिलिरुबिनीमिया होगा, ठीक है। मैकेनिज्म आपको इसका याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बस ये है कि यूरिन में जो है वो हो रहा होगा, एक्सक्रीट हो रहा होगा इसके वाटर सॉल्युबल फॉर्म जो होगी, ठीक है। एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन आप कर सकते हो, ठीक है। एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन बस एक नाम ही आपने करना है इसका, उसके अलावा अ, और क्या है, एक और भी था, एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन फोटोथेरेपी, फार्माकोलॉजिक थेरेपी, ठीक है। फार्माकोलॉजिक थेरेपी आप कर सकते हो। मेटालोपोरफायरिन्स होते हैं, मेटालोपोरफायरिन्स बेसिकली अल्टरनेटिव फोटोथेरेपी आप यूज कर सकते हो। ये जो है हीम ऑक्सीजनेज इनहिबिटर हैं, ये ब्लूबिन प्रोडक्शन कम करते हैं, तो ये दिए जा सकते हैं। बाकी जनरल मैनेजमेंट आपने करनी है, सेप्सिस की वजह से हो रहा है तो एंटीबायोटिक्स देनी है। आर एच वो उसकी वजह से हो रहा है तो आपने एंटी आर एच इम्यूनोग्लोबुलिन देने हैं, ठीक है। के अलावा फिनोबापिटान देना है, अब तो नहीं है, ऑब्सोलीट लिखा हुआ है इन्होंने, बहरहाल आपने लिखना है। एल्ब्यूमिन ट्रांसफ्यूजन आप दे सकते हो, ठीक है। इंट्रावीनस इम्यूनोग्लोबुलिन दे सकते हो, ए बी ओ या आर एच इनकम्पेटिबिलिटी के लिए यूज हो सकते हैं। तो ये जो है वो कुछ जनरल मेजर्स हैं या फार्माकोलॉजिक मेजर्स हैं, यहाँ पे करने हैं। कनेक्टेरस कब होता है, 25 to 30 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ऊपर जाएगा ब्लूरोपिन लेवल, तो कनेक्टेरस होने के चांसेस हैं। ये आपने लेवल जो है वो अच्छे से याद करने हैं सारे। फिजियोलॉजिक में क्या होता है, पैथोलॉजिक में क्या होता है, फोटोथेरेपी कितने लेवल पे करते हैं, एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन कितने लेवल पे करते हैं, और कनेक्टेरस कितने लेवल पे होता है। क्लिनिक बाकी ब्रेस्ट मिल्क ब्रेस्ट फीडिंग का आपको पता लग गया है। ब्रेस्ट मिल्क जॉन्डिस जो है उसमें आपने यही करना है, फोटोथेरेपी वगैरह। और ब्रेस्ट फीडिंग में आपने उसकी फीडिंग ठीक करवानी है, ठीक है। अगर ठीक नहीं हो सकती, मदर के मसला है ब्रेस्ट मिल्क का, तो फार्मूला मिल्क स्टार्ट करवाएंगे, कैलोरीज पूरी करनी है आपने उसकी, तो ये आपने करा लेना। पैथोलॉजिक जॉन्डिस के क्या फीचर्स होंगे, पहले 24 आवर्स में ही आपको एविडेंट हो जाएगा वो। मोर देन 5 मिलीग्राम पर डेसीलीटर पर डे से ज़्यादा उसमें पर डे इंक्रीज होगा। इसके उलट कर देना आपने सारे, ठीक है। 7 to 10 डेज तक जो है वो ठीक नहीं होगा। उसके अलावा टोटल ब्लूरुबिन या पीक ब्लूरुबिन उसमें 12.9 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज़्यादा टर्म में और 15 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज़्यादा प्री टर्म में होगा, ठीक है। बाकी एडिशनल फीचर्स होंगे, लिवर में मसला हो सकता है उसके, स्प्लीनोमेगाली, पेटोमेगाली, सेप्सिस के फीचर्स हो सकते हैं, कनेक्टेरस होने के चांसेस ज़्यादा हैं। ये चीज़ें आपने देखनी है, इसकी डिटेल में आपने जो है वो बिल्कुल भी नहीं जाना, जितना मैंने आपको बताया इतना ही आपने करना है। प्री हेपेटिक के कॉजेस, हेपेटिक के, पोस्ट हेपेटिक के, पहले आपने सबसे पहले जो है वो ब्लूरुबिन लेवल्स करवाए, फिर कॉम्स टेस्ट से आपने उसको डिफरेंशिएट किया, सॉरी ब्लूरुबिन लेवल करवाए, फिर आपने उसको डिफरेंशिएट किया इनडायरेक्ट है या डायरेक्ट है। फिर आपने जो है वो कॉम्स टेस्ट करवाया इनडायरेक्ट की कॉजेस को अलग अलग करने के लिए, ठीक है। तो उससे आपको पता लग जाएगा थोड़ा बहुत, आपका सिनेरियो भी इसी तरह ही आएगा। एक छोटा सा एमसीक्यू है इसमें, ये ट्रांजिएंट टेकिपनी ऑफ न्यू बॉर्न। तो ट्रांजिएंट टेकिपनी ऑफ न्यू बॉर्न भी जो है वो रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस जिस तरह आता है ना आपके पास, उसी तरह जो है वो प्रेजेंट करेगा ये, ठीक है। इसमें लाइक टेकिपनिया होगा आफ्टर बर्थ, ठीक है, ग्रंटिंग, नेजल फ्लेयरिंग ये होगा। तो ये थोड़ी अरसे बाद खुद ही ठीक हो जाता है। इसकी पैथोफिजियोलॉजी पीछे क्या है, जो फीटल फ्लूइड होता है लंग्स के अंदर, वो एल्विलाई के अंदर वो जो है रीअब्सॉर्ब होना होता है आफ्टर बर्थ, ठीक है। अगर बर्थ सिजेरियन सेक्शन से हो या प्री टर्म हो या इस तरह का कोई प्रॉब्लम हो, बर्थ एस्फिक्सिया वगैरह, तो वो फ्लूइड जो होता है वो रीअब्सॉर्ब नहीं होता, जिसकी वजह से जो फ्लूइड है वो एल्विलाई में, अब एल्विलाई फ्लूइड फील्ड है तो रेस्पायरे जो उसकी एक्सचेंज है
गैसियस एक्सचेंज है वो ठीक नहीं हो रहा, उसकी वजह से टेकिपनिया भी होगा, उसको रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस वाले सिम्टम्स भी आएंगे, नेजल फ्लेयरिंग, साइनोसिस। लेकिन ये इतना कोई डेंजरस नहीं है, माइल्ड अगर होगा तो एक दिन के अंदर ठीक हो जाएगा, वरना 2-3 दिन के अंदर ये ठीक हो जाएगा। आपने सिर्फ इसमें ऑक्सीजन देनी है उसको, थोड़ी बहुत जो है वो उसको माउथ टू माउथ या पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन की जरूरत पड़ सकती है। एज सच ये डेंजरस नहीं है, तो इसको भी आपने डिफरेंशिएट कर लेना है, एमसीक्यूज में आपके ये आ जाता हो। और इसमें यूनिटल सीजर्स एमसीक्यू में ही आएगा। खैर, न्यूटल सीजर्स जो है वो जिस तरह अभी हमने सेप्सिस पढ़ा, अर्ली ऑनसेट और लेट ऑनसेट सेम क्लासिफिकेशन है। 3 डेज उससे पहले है तो अर्ली है, 3 डेज से 28 डेज तक है तो लेट ऑनसेट है। अब ये सीन है कि न्यूनेट्स में जनरलाइज टॉनिक क्लोनिक सीजर्स नहीं होते, ठीक है, पक्की बात। जनरलाइज टॉनिक क्लोनिक सीजर्स हैं तो न्यूनेटल सीजर्स आप कभी नहीं लगा सकते, या आपके पास वो होते हैं फेब्राइल सीजर्स, या आपके पास वो होंगे एपिलेप्सी में। और क्या कॉज होती है सीजर्स? हाँ, यही मेन कॉमनली यही दो होंगे, ठीक है, ये वाला तो आपका निकल जाएगा। तो न्यूनेटल सीजर्स क्यों नहीं होते, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि न्यूनेटल ब्रेन में क्या डिफरेंसेस होते हैं एडल्ट ब्रेन से। ग्लाइल प्रोलिफरेशन से लेके जो उसका कनेक्शंस हैं वो भी, और माइलिनेशन वगैरह बाद में होती है। मोस्ट कॉमन जो होता है वो सटल सीजर होता है। सटल सीजर में क्या होगा, नॉर्मल जो मूवमेंट्स होती है ना बच्चे की, वही रिपीटेटिव मूवमेंट हो रही होती है, इसलिए आपको पता ही नहीं लग रहा होता। सकिंग मूवमेंट्स हैं उसकी, ब्लिंकिंग मूवमेंट्स हैं उसकी, आई लिड की, आई क्या कहते हैं उसको, इस तरह की है। स्मोकिंग, स्विमिंग मूवमेंट, स्ट्रूलिंग, स्मैकिंग, पैडलिंग मूवमेंट इस तरह की होती हैं, इसलिए वो पता नहीं लगता कि ये इसको सीजर हो है, ठीक है। सिर्फ क्लोनिक सीजर हो सकते हैं, सिर्फ टॉनिक हो सकते हैं, सिर्फ मायोक्लोनिक हो सकते हैं, लेकिन जनरलाइज्ड टॉनिक क्लोनिक सीजर्स नहीं होते बच्चों में, ये इसमें न्यूनेट्स में, ये आपने याद रखना है। रिस्क फैक्टर्स क्या होंगे, बच्चा जो है वो प्री टर्म हो जितना ज़्यादा, उतने ज़्यादा चांसेस होते हैं कि मोर इन प्री टर्म बेबीज में ज़्यादा होते हैं। एटियोलॉजी इसकी बहुत लंबी है, लेकिन अ, अगर आपके पास इन्फेंट ऑफ डायबिटिक मदर आए ना और उसमें इस तरह कोई प्रॉब्लम हो रहा हो, तो वो हाइपोग्लाइसीमिया की वजह से आया होता है अक्सर ही। तो एक आपने वो याद रखना है। बाकी मेटाबॉलिक एबनॉर्मेलिटीज सारी याद करनी है आपने। हाइपर वाली सिर्फ नेट्रीमिया है, बाकी सारे हाइपो हैं, ठीक है। सोडियम बढ़ने से हो रहा है और कम होने से भी होगा, ग्लूकोज कम होने से, कैल्शियम कम होने से, मैग्नीशियम कम होने से हो रहा है, सही है। इन्फेक्शन हो सकते हैं टॉर्च वाले सारे, जिसमें टॉक्सोप्लाज्मा, सिफिलिस, रुबेला, साइटोगैलोवायरस और हेपेटाइटिस बी है, पता नहीं एचआईवी भी है, ये दोनों हैं वो, ये वाले हैं, ठीक है। कर्निक की वजह से हो सकता है, टेटनस हो सकता है न्यूनेटोरम में, न्यूनेटल टेटनस जिसको कहते हैं, ठीक है। पायरिडॉक्सिन डेफिशिएंसी से हो सकता है, फेमिलियल हो सकता है, मदर ने अगर नारकोटिक्स बेंजोडायजेपिन्स लेती है वो, तो जब बच्चा उसकी वॉर्म से निकल जाएगा तो फिर उसके अंदर जब वो डिपेंडेंसी के सिम्टम्स आना शुरू हो जाएंगे ना, विड्रॉल के सिम्टम्स आना शुरू हो जाएंगे, तो ये हो सकता है। तो क्या क्या बना आपके पास, बर्थ एस्फिक्सिया, हाइपोक्सिक इस्कीमिक एन्केफेलोपैथी, न्यूनेटल इन्फेक्शंस, मेटाबॉलिक एबनॉर्मेलिटीज में सोडियम बढ़ने से, बाकी सब कुछ कम होने से, सोडियम कम होने से, ग्लूकोज कम होने से, कैल्शियम कम होने से, मैग्नीशियम कम होने से सीजर्स होंगे। एंड कर्निकटेरस, टेटनस, पायरोडॉक्सिन डेफिशिएंसी, ड्रग विड्रॉल एंड familial न्यूनेटल सीजर्स, ये आपके पास कॉजेज हो सकते हैं। करना आपने वही है, जनरल मेजर्स आपने ABC वाले और सारे जो अभी तक पढ़े हमने वो है। स्पेसिफिक मेजर्स क्या है, स्टेप बाय स्टेप अप्रोच है। सबसे पहले आपने सोचना है ये हाइपोग्लाइसीमिया की वजह से, आपने उसको देना है डेक्सट्रोज 10%, ठीक है। उसकी वजह से होगा तो कंट्रोल हो जाएगा। आपने फिर थोड़े मिनट्स जो है 15 मिनट्स जो है वो रुकना है, उसके बाद आपने कैल्शियम देना है उसको, ठीक है। उसकी वजह से ठीक होगा तो सही हो जाएगा। कैल्शियम के साथ नहीं हो रहा, फिर आपने मैग्नीशियम भी देना है, फिर भी ठीक नहीं हो रहा, तो आपने एंटी कन्वल्सेंट थेरेपी स्टार्ट करवा देनी है। फिनोबार्बिटोन इज द ड्रग ऑफ फर्स्ट चॉइस, अभी हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि डायज़ेपाम नहीं है, फिनोबार्बिटोन ड्रग ऑफ फर्स्ट चॉइस है, तो वो आपने देनी है। फेनिटोइन के साथ आप उसको ऐड कर सकते हो, ठीक है। अगर नहीं ठीक होते तो फिर आप सेकेंड लाइन पे जाओगे, डायज़ेपाम आप दे सकते हो। नहीं ठीक होते पायरोडॉक्सिन ऐड करो, फिर भी नहीं ठीक होते तो नियर ड्रग्स ऐड करो, आप टोपिरामेट है, फेल्बामेट, लेमोट्रिजीन,
आइवर्टी ये जो है, ये आप ये एंटी कन्वर्सन या एपिलेप्सी में भी देखते होंगे आपने। एंटी कन्वर्सन ड्रग्स है, या आप जो है वो स्टेप बाय स्टेप अप्रोच से दोगे। सबसे पहले ग्लूकोज करेक्ट करोगे, कैल्शियम करेक्ट करोगे, मैग्नीशियम करेक्ट करोगे, एंटी कन्वर्सन फर्स्ट लाइन फिनोबार्बिटोन स्टार्ट करवाओगे, नहीं ठीक होता फेनिटोइन ऐड करोगे उसी के अंदर, एफिकेसी उसकी बढ़ जाएगी। नहीं ठीक होता डायज़ेपाम ऐड करोगे सेकंड लाइन के तौर पे। नहीं ठीक होता आप मेंटेनेंस थेरेपी दे सकते हो फिनोबार्बिटोन की। नहीं ठीक होता तो आप पाइरोक्सिन दे सकते हो। फिर भी नहीं ठीक होता तो आप न्यूअर ड्रग्स ऐड कर सकते हो, लेमोट्रिजीन, सल्बामेट एंड ये वाली टोपिरामेट। तो सिंपल सी है ये इसमें। बाकी हेमोरेजिक डिजीज ऑफ न्यूबॉर्न विटामिन के डेफिशिएंसी की वजह से जो होती है, इसका एमसीक्यू आ जाता है। तो इसके आपने प्रिवेंशन करनी होती है, एट द टाइम ऑफ बर्थ विटामिन के देना होता है। और सिनेरियो आपके पास क्या आएगा कि विटामिन के नहीं दिया किसी भी वजह से, घर में पैदा हुआ या नहीं देने दिया या इस तरह की हिस्ट्री होगी। और ब्लड उसका जो है वो अचानक से म्यूकोजल सर्फेसिस से जो है ना उसका ब्लड निकलना शुरू हो जाएगा, लाइक स्टूल में ब्लड आना शुरू हो गया, या पर्परा होना स्टार्ट हो गया, ये वाली सारी चीजें होंगी। बाकी आपको फैक्टर्स पता होने चाहिए कौन कौन से फैक्टर्स को एक्टिवेट करता है। 2 7 9 10 विटामिन कह रहा हूँ, फैक्टर प्रोटीन सी एंड प्रोटीन एस, ये आपने याद रखना है। और इन्वेस्टिगेशन में आपका क्या होगा, अब 2 7 9 10 है तो कौन कौन से डी रेंज होंगे आपके। सारी डी रेंज होंगे, पीटीबी डी रेंज होगा, एपीडीटीपी डी रेंज होगा, ठीक है। कंफर्मेशन कैसे होगी आपकी, आप एक प्रोटीन होती है ये PIVKA, ये आपने जो है वो चेक करनी होती है प्लाज्मा में, और उससे आपको पता लगेगा। और इन्वेस्टिगेशंस कराने से पहले आपने जो है वो IM 1 mg स्टार्ट कर दे देना होता है उसको। विटामिन के देने का तो कोई मतलब नुकसान तो नहीं होगा उसको, तो वो आपने दे देना, ठीक है। ब्लीडिंग खुद ही ठीक हो जाएगी। अगर सीरियस ब्लीडिंग है तो आपने फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा या ब्लड ट्रांसफ्यूजन से उसको साथ करना है। फिर आपके पास